सो लास्ट टाइम हमने कवर किया था टिल ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस. वी वर डूइंग एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस जिसमें हमने प्री एक्सपेरिमेंटल एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल कवर कर लिया था. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम. नो? दीपांशा? नो मैम. No? ठीक है. Now we are moving towards other two experimental designs. One is quasi-experimental, the other one is statistical. Okay. Dipansha, as you were saying, you'll refer to C.R. Kothari. तो C.R. Kothari में you will find कि quasi-experimental statistically बहुत डिटेल में दिया है with diagrams and examples. ठीक है, तो वो और क्लियर हो जाएगा. ओके मैम. Okay. So quasi-experimental design क्या होता है? Just like your true experiment, quasi-experimental is also going to establish a relationship between the cause and effect relationship between independent and dependent variable. अभी हमने पीछे भी यही किया था. जितने भी true experimental designs थे, हमने कहा था प्री टेस्ट को पोस्ट टेस्ट से कंपेयर करेंगे या फिर पोस्ट टेस्ट को कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे. तो हम लोग किसी ना किसी को कंपेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ. ठीक है, to establish a cause and effect relationship और to find out कि हमारा प्री टेस्ट और इंटरवेंशन की वजह से पोस्ट टेस्ट में कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं, या जिसमें स्टडी ग्रुप में हमने कोई चेंज नहीं किया विच वॉज अ कंट्रोल ग्रुप, उसमें कोई चेंज आया या नहीं. राइट? तो ऐसा ही क्वासी एक्सपेरिमेंटल में भी हम करते हैं. हम लोग एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, बट नाउ वेयर इज द डिफरेंस? ट्रू एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रैंडम असाइनमेंट करते हैं, रैंडमाइजेशन होती है उसमें. ठीक है, बट in quasi-experimental designs, we are not relying on random assignment. There is no randomization in quasi-experimental. ये important question होता है कि they'll give you 4 options and ask कि इसमें randomization किसमें नहीं होती. तो ये आपको टेस्ट दे देंगे, रिसर्च डिज़ाइन वाले टेस्ट दे देंगे और पूछेंगे किसमें randomization नहीं है. सो आपने क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव टू मार्क दैट आंसर. ओके, ट्रू एक्सपेरिमेंट में रैंडमाइजेशन होती है. रैंडमाइजेशन का क्या मतलब है? आप रैंडमली लोग पिक कर रहे हो. ठीक है, आप कोई बायसनेस नहीं कर रहे, देयर इज ऑब्जेक्टिविटी. यही चीज हमने उसके एलिमेंट्स में भी पढ़ा था, रैंडम असाइनमेंट, रैंडम सिलेक्शन. ठीक है, सो देयर इज ऑब्जेक्टिविटी बिकॉज ऑफ दिस. ओके, quasi-experimental design is a useful tool in situations where true experiments cannot be used for ethical or practical reasons. ओके, अब जहाँ पे हम लोग रैंडमाइजेशन नहीं कर सकते वहाँ पे हम लोग क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन यूज कर लेते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? अगेन सेम टैबुलर डिफरेंस है ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड क्वासी में. असाइनमेंट टू ट्रीटमेंट, तो देर इज रैंडम असाइनमेंट इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल, नॉन रैंडम असाइनमेंट टू क्वासी एक्सपेरिमेंटल. कंट्रोल ओवर द ट्रीटमेंट, तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल में रिसर्चर ही डिजाइन करता है कि क्या ट्रीटमेंट देना है. ठीक है, लेकिन क्वासी एक्सपेरिमेंटल में रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता ओवर द ट्रीटमेंट. दैट इज हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप. ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन रिसर्चर ने नहीं किया, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप कोई ना कोई चेंज हो रहा है. ओके, ट्रू एक्सपेरिमेंटल में देर इज अ यूज ऑफ कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ग्रुप्स, लेकिन क्वासी एक्सपेरिमेंटल में कंट्रोल ग्रुप्स आर नॉट रिक्वायर्ड. ओके, सो ये मेजर डिफरेंसेस हैं एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी के बेसिस पे क्वेश्चन भी आते हैं. ओके, moving forward, let's talk about how quasi experimental designs work. Quasi experiment में researcher decides who goes where, unlike a natural experiment where it happens naturally, which means researcher is going to decide कि क्या होना है या क्या करना है. ठीक है, वो इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, बट इट इज गोइंग टू डिसाइड कि कोई एक्सपेरिमेंट है तो वो कंडक्ट कैसे होगा, कहाँ पे होगा. ठीक है, एंड सेकेंड इज दिस ओनली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. हम आइडेंटिफाई करते हैं किसके बीच में? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में. राइट? टाइप्स में फर्स्ट टाइप इज टाइम सीरीज डिजाइन. हेयर वी आर मेजरिंग कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है हमारा वो डिफरेंट टाइम्स पे कैसे कैसे वेरी करता है.
Okay, for example, if I am doing a longitudinal study, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बच्चे का ग्रोथ देखना है, ठीक है। आई चेक्ड द चाइल्ड्स ग्रोथ एट 2 months, देन एट 4 months, देन एट 6 months, देन एट 10 months। अब यहाँ पे पहली चीज, मैंने रैंडमाइजेशन नहीं किया। दूसरी बात, ये ग्रोथ वाला ट्रीटमेंट मैंने प्रोवाइड नहीं किया। आई डिड नॉट गिव एनी इंटरवेंशन टू द चाइल्ड, आई वॉज जस्ट स्टडिंग कि उसका ग्रोथ कैसे कैसे हो रहा है। ओके, सो इफ ग्रोथ इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, आई विल बी स्टडिंग कि उस डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज कैसे हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सिमिलरली इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, ट्रैकिंग हाउ पीपल स्कोर चेंज ओवर टाइम आफ्टर न्यू टीचिंग मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड। मान लो मैंने अपना नॉर्मल लेक्चर मेथड छोड़ के मैंने वीडियो लेक्चर से पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, या डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ाना शुरू किया, विच वॉज माई न्यू टीचिंग मेथड। तो उस टीचिंग मेथड का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने 2 महीने बाद इवेल्युएशन किया, 4 महीने बाद किया, 10 महीने बाद, 20 months बाद, इस तरीके से मैंने इवेल्युएशन किया बार बार। सो आई एम जस्ट सीइंग कि उस न्यू टीचिंग मेथड का कैसे कैसे चेंज आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो आई वॉज नॉट इंटेंशनली मेकिंग दैट इंटरवेंशन, बट क्योंकि वो इंटरवेंशन हो चुका था, ट्रीटमेंट मिल चुका था उसको, हम सिर्फ उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट देख रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज कॉल्ड टाइम सीरीज डिजाइन। The other method is multiple time series. This design is adding a control group for comparison. Usually हम क्वासी एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, हम लोग कंट्रोल ग्रुप्स को नहीं कंसिडर करते। वी हैव कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ग्रुप्स इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल, बट कई बार हमें कंपैरिजन के लिए चाहिए होता है कि कोई कंट्रोल ग्रुप हो, कोई स्टैंडर्ड ग्रुप हो, जिससे हम अपना आउटपुट चेक कर सके, आउटकम चेक कर सके कि इज इट इम्प्रूविंग और इज इट नॉट इम्प्रूविंग, राइट। अब जैसे मैं कंसिडर करती हूँ कि ये 2 महीने वाला बच्चा मेरा कंट्रोल ग्रुप था, या फिर मैं WHO के गाइडलाइंस में से हाइट निकाल लेती हूँ कि 2 महीने वाले बच्चे की क्या हाइट है, 4 महीने वाले बच्चे की क्या हाइट होती है, 6 महीने वाले बच्चों की क्या हाइट होती है। एंड देन विद दैट स्टैंडर्ड आई एम कंपेयरिंग इफ द ग्रोथ इज गोइंग वेल और नॉट गोइंग वेल। So when I'm taking a control group for comparison and then checking the changes over a period of time without me giving an intervention or treatment, that is called multiple time series. बताओ, क्लियर है ये दोनों टाइप्स ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस? Yes, ma'am. यस, मर्सी, क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now we are moving towards statistical experimental research design. अब statistical experimental में हम क्या करते हैं, randomization करते हैं, ठीक है। This is one of the major distinction amongst other research designs, ठीक है। True experimental में भी हम करते हैं, but there we also have a control group and a treatment group. But statistical experimental में हम लोग क्या करेंगे, randomization देंगे, साथ के साथ हम लोग statistical test लगाएंगे। ओके, सबसे पहला आता है हमारे पास रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, जिसमें हम लोग रिसर्च सब्जेक्ट्स को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं एंड एवरी ब्लॉक इज गिवन अ ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, ये मेरा एग्रीकल्चरल लैंड है जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंड देन रैंडमली मैंने इन चारों को डिफरेंट ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करे, एंड देन आई सी कि किस ट्रीटमेंट का इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, विच ट्रीटमेंट इज गिविंग मी बेटर प्लांट ग्रोथ। सो दिस इज अ रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन जिसमें मैंने डिफरेंट ब्लॉक्स को रैंडमली डिफरेंट ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करे। देन वी हैव अ लैटिन स्क्वायर मेथड। लैटिन स्क्वायर में हम क्या करते हैं, हैव यू प्लेड सोडुकू? सोडुकू खेला है? मैम सुना हुआ है खेल। अच्छा, उसमें क्या होता है, हम लोग, हमारे पास इस तरीके से ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, यूजुअली 3x3 या 5x5 के ब्लॉक्स होते हैं। अब हम लोग, हमें उसमें नंबर्स पुट करने होते हैं एंड द नंबर शुड बी सच दैट इन एवरी ब्लॉक कि वो हॉरिजॉन्टली भी रिपीट ना हो, वर्टिकली भी रिपीट ना हो, ठीक है। दैट्स अ लैटिन स्क्वायर, और यू कैन से दैट इज योर सोडुकू गेम।
अब उसमें क्या होता है, हमने कहा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हमारा नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वैसा ही लैटिन स्क्वायर में बनाती हूँ। इसमें मेरे थोड़े ब्लॉक्स गलत हुए, इसमें बनाती हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा लैटिन स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे 3x3 के ब्लॉक्स ले लेती हूँ। ये रहा ये मेरा 3x3 का ब्लॉक, ये मेरा दूसरा 3x3 का ब्लॉक, ठीक है। अब मान लो एक ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे दिया, तो मैं थ्रू आउट द रो वो सेम ट्रीटमेंट कहीं और नहीं दे सकती। अब यही ए वाला ट्रीटमेंट मैं कहीं यहाँ पे दे सकती हूँ, अपने एक डिफरेंट 3x3 के ब्लॉक में, ठीक है। तीसरा ए ट्रीटमेंट का क्या मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दैट आई एम गिविंग। नाउ जस्ट सपोज दिस इज माय एग्रीकल्चरल लैंड, मेरे पास 9 डिफरेंट तरीके के पेस्टिसाइड्स थे और मैं देखना चाहती थी कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पेस्टिसाइड से आ रहा है। तो मैंने क्या किया, रैंडमली अपने लैंड में, अपने पीस ऑफ लैंड में यहाँ पे ए पेस्टिसाइड लगाया, यहाँ पे ए लगाया, यहाँ पे ए लगाया, बी पेस्टिसाइड समवेयर हेयर, देन समवेयर हेयर, somewhere here. Are you understanding? My same treatment should not be repeated in the same block. समझ में आ रहा है? मुझे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपना ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, देखने के लिए कि सब पे इम्पैक्ट एक जैसा आ रहा है या नहीं। Got this point? Yes, ma'am. Yes? मर्सी, सरोज, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. ठीक है। तो लैटिन स्क्वायर में मैंने क्या करना है, मेरे पास जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, मैंने ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से देना है अपने लैंड पे। फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम कंसिडरिंग लैंड, हम लोग पॉपुलेशन की भी बात कर सकते हैं। अब पॉपुलेशन में मानो ये मेरा पंजाब एरिया था, ये मेरा हरियाणा का एरिया था, दिस एरिया वाज यूपी एरिया, ठीक है। अब मैंने कुछ ट्रीटमेंट इस तरह से देना है कि जो ट्रीटमेंट मैंने पंजाब के एक रीजन में दिया, वो ट्रीटमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए किसी और पंजाब के रीजन में। मैं वो सेम ट्रीटमेंट हरियाणा में कहीं दे सकती हूँ, बट नॉट इन पंजाब अगेन। ओके, तो ये चीज हम लोग पॉपुलेशन के साथ भी कर सकते हैं। ओके, सो देयर शुड बी नो रेपिटेशन ऑफ द ट्रीटमेंट इन द सेम एरिया। मैं अलग अलग जगह पे ट्रीटमेंट्स दूंगी ताकि मैं डिफरेंट जगह पे उसका इम्पैक्ट देख सकूं, राइट। देन लास्ट इज फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन में क्या होता है, वी आर कंबाइनिंग मल्टीपल स्टडीज इनटू वन टू एग्जामिन द ट्रीटमेंट वेरिएशंस। फॉर एग्जाम्पल एक ही पर्सन है या एक ही मेरा सैम्पल साइज है, सैम्पल लेट्स से 500 का मेरे पास सैम्पल है, मैं पूरे सैम्पल में डिविजन करके 4 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स दे रही हूँ एंड आई वांट टू देन कंपेयर दीज ट्रीटमेंट्स। तो ये कंपैरिजन से मुझे क्या पता चलेगा कि क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। आई वॉन्ट टू सी वॉट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। तो जब हम लोग फैक्टर्स कंसिडर करते हैं फॉर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, देखना चाहते हैं उसका इम्पैक्ट, दैट इज कॉल्ड योर फैक्टोरियल डिजाइन। क्वेश्चन भी ऐसा आता है कि फैक्टर्स के बारे में वो पूछेगा कि आपने कोई ट्रीटमेंट दिया है, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आपको कौन से एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से पता चलेगा। इट विल बी योर फैक्टोरियल डिजाइन। क्लियर है ये तीनों स्टैटिस्टिकल ग्रुप डिजाइंस? मैम ये जो आपने एग्जांपल दी है 500 सैंपल वाली, ये बताना एक बार। हमने क्या किया, हमारे पास सैंपल था 500 का, ठीक है। मैंने डिवाइड किया इसको 3-4 डिफरेंट ग्रुप्स में और हर ग्रुप को डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया, ए बी सी डी। नाउ आई विल सी व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटमेंट ए, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बी, सी एंड डी सेपरेटली। तो मैं क्या कर रही हूँ, हर ट्रीटमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी कर रही हूँ। इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल कि मैं चारों को सेम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दूं, लेकिन मैं अपने फैक्टर्स की स्टडी को चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सी प्लांट ग्रोथ ऑन
समवेयर इन अ पर्टिकुलर एरिया प्लांट ग्रोथ स्टडी कर रही हूँ, मैंने एक जगह पे टेम्परेचर वेरी कर दिया, एक जगह पे प्रेशर, एक जगह पे ह्यूमिडिटी, एक जगह पे सीड्स की वेराइटी, तो मेरा स्टडी फैक्टर सेम था विच वाज प्लांट ग्रोथ, पर उसको अफेक्ट करने वाले डिफरेंट फैक्टर्स को मैं स्टडी कर रही थी. दैट्स कॉल्ड योर फैक्टोरियल डिजाइन. गॉट इट? Yes, ma'am. यस. मर्सी, सरोज, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, यस. ठीक है. नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स. तो हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च जब कर रहे थे, वी हैव लैंडेड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. हमने कहा कि हम लेबोरेटरीज में रिसर्च करते हैं, एंड जब भी हम लैब्स में या फील्ड सेटिंग रिसर्च करते हैं, वी फॉलो डिफरेंट रिसर्च डिजाइन्स. So these were the different research designs that we usually come across. Okay. Now moving further, some mind games in research. अब इस पे कभी आज तक क्वेश्चन तो नहीं आया है, बट आपको पता होने चाहिए कि 6 थिंकिंग हैट्स टेक्निक क्या होती है इन योर रिसर्च. इट इज बेसिकली अ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग अप्रोच. अब वाइट हैट टेक्निक्स हमें क्या बताती है कि आपने अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड डेटा. रेड हैट टेक्निक क्या कहती है कि आप अपनी इंट्यूशन या गट फीलिंग्स को फॉलो करो, या आपको कैसा लगेगा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके, डिसीजन पर्टिकुलर लेके, हाउ डू यू फील अबाउट इट, उस मेथड से सॉल्व करो. ब्लैक हैट मेथड कहता है कि हर काम के नेगेटिव एस्पेक्ट भी सोचो. येलो हैट टेक्निक कहता है कि हर काम के पॉजिटिव इफेक्ट सोचो. ग्रीन हैट कहता है क्रिएटिवली सोचो, न्यू आइडियाज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, लेटरल थिंकिंग. लेटरल थिंकिंग का क्या मतलब है? जो हम लोग यूजुअली एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करते हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, उससे थोड़ा सा डाइवर्ट होके लेटरली सोचो, एंगल चेंज करो अपने सोचने का. एंड ब्लू हैट टेक्निक टेल्स अस कि कूल डाउन होके एक प्रॉपर प्रोसेस बनाओ, ऑर्गेनाइज करो अपने काम को, एंड देन सॉल्व योर प्रॉब्लम. So these are 6 different thinking hats which are helpful in research, and they will help you in solving a problem and making a wise decision. ठीक है? Now we are moving towards a very important part which is your research process. ये सारा research process का part मैंने आपके लिए recording में भी upload कर दिया है, ठीक है? But let's discuss it in detail also. रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहला हमारा स्टेप होता है फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम. ठीक है? तो हम लोगों ने जब भी रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी है, उससे पहले आप ये सोचोगे ना कि आपका ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. नाउ व्हेनेवर यू स्टार्ट योर थीसिस वर्क, आपसे पूछते हैं ना, या आप थोड़ा सा सोच के जाते हो ना कि मेरा इंटरेस्ट कोई प्रोडक्ट डेवलप करने में है, या सर्वे में है, या फिर माइक्रोबायोलॉजी में आपका इंक्लिनेशन है, या फिर आप किसी का इमोशन असेस करना चाहते हो. ठीक है? तो आप एक ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट सोच के रखते हो, उसी के बेसिस में आप अपने सब एरियाज डिवाइड करते हो, राइट? आफ्टर दैट यू विल फाइनली सिलेक्ट एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट. एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप क्या टेक्निक अप्लाई करते हो? इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिव परसेप्शन. नाउ व्हाट डज दैट मीन? कि आप सिलेक्टिवली चूज करोगे, पिक एंड चूज करोगे कि आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना क्या लेना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से माई इंटरेस्ट इज इन बायोकेमिस्ट्री, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ बायोकेमिस्ट्री इज माई सब ब्रॉड एरिया, इसमें मैं न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री को चूज करती हूँ एज माई सब एरिया, देन आई विल सिलेक्टिवली परसीव कि न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में मुझे कौन सा न्यूट्रिएंट लेना है. Then I will here select my area of interest. Now उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के बारे में मैं रीड करूंगी, स्टडी करूंगी, जिसके बेसिस पे मुझे रिसर्च गैप्स मिलेंगे, एंड आई विल रेज मल्टीपल रिसर्च क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. ठीक है? नाउ रिसर्च गैप्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने में, और ये कैसे मिलता है मुझे? रिव्यू ऑफ लिटरेचर से. ठीक है? आई विल सी व्हाट आर द गैप्स, आई विल सी व्हाट आर द बेसिक रिसर्च क्वेश्चंस दैट आई विल कम अक्रॉस. ओके, अब उसी के बेसिस पे मैं अपना रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करूंगी. मुझे पता लग जाएगा मुझे क्या रिसर्च करनी है, क्या नया फाइंड आउट करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल मेक माई ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, एंड आई विल असेस एंड रिव्यू फाइनली माई
ऑब्जेक्टिव्स कि मैं क्या करने वाली हूँ और कैसे करने वाली हूँ. सो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप विच इज द फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम. ठीक है, अब हमने कहा कि हमारे रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने में मुझे रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना है. तो वो मुझे कहाँ से मिलेगा? लिटरेचर रिव्यू से, और यू कैन से रिव्यू ऑफ लिटरेचर. अब वो होता कैसे है? यू विल स्टार्ट सर्चिंग सेकेंडरी सोर्सेज. व्हाट आर द सेकेंडरी सोर्सेज? मैम जो हम मटेरियल किसी की बुक्स में से देखते हैं या फिर किसी जर्नल में से, मतलब जो हम दूसरी जगह से कुछ मटेरियल देखते हैं मैम. करेक्ट. हम लोग कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल रेफर करें, जर्नल रेफर करें, कोई बुक चैप्टर रेफर कर रहे हैं या बुक रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तो या मैन्युस्क्रिप्ट है कोई पुरानी, तो उसको हम जो रेफर करते हैं दे आर ऑल द सेकेंडरी सोर्सेज. ठीक है, वहां से आप सर्च करोगे डेटा, उसको आप रिव्यू करोगे. रिव्यू विद व्हाट पर्सपेक्टिव? आप अपने स्टडी एरिया के पर्सपेक्टिव से सर्च करोगे, रिव्यू करोगे, एंड फाइनली एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाओगे जिसको आप बोलते हो कंसेप्चुअल आउटलाइन. ठीक है, यानी कि आप एक कॉन्सेप्ट बनाओगे, एक स्टोरी लाइन बनाओगे अपने दिमाग में कि आपने फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, क्या सर्च करना है. ठीक है, कि क्या चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है एंड व्हाट इज़ द गैप जो अभी तक कवर नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज़ बना रहे हो, आपने देखा कि कोई प्रोडक्ट बनाने में क्या मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, आपने देखा कि उसके एनालिसिस कैसे किए गए हैं, बट देन यू फाइंड आउट कि एनालिसिस के लिए कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक है विच हैज़ नॉट बीन यूज्ड, और एनालिसिस करते टाइम आपने देखा कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनालिसिस ही नहीं हुआ है किसी पेपर में या बहुत कम पेपर्स में हुआ है. दैट इज़ व्हेन यू फाइंड आउट अ रिसर्च गैप. ओके, तो उस रिसर्च गैप को कवर करने के लिए आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करोगे. ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू आपको नॉलेज इनरिच करने में हेल्प करेगा, क्लैरिटी एंड फोकस बढ़ाएगा, मेथडोलॉजी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, एंड एक कॉन्टेक्स्ट या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करने में हेल्प करेगा. ठीक है, दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर लिटरेचर रिव्यू. सो ये सारे आपके सोर्सेज हो गए. हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज होते हैं जो हम लोग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं जो ऑलरेडी कंडक्ट किए जा चुके हैं. देन वी ऑल्सो हैव टर्शरी सोर्सेज. टर्शरी सोर्सेज कई बार काफ़ी बुक्स में सेकेंडरी में ही कंसिडर कर लिए जाते हैं, बट टर्शरी सोर्सेज अदरवाइज क्या होते हैं कि यू कैन से अ थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन. जैसे विकीपीडिया का डेटा है, कौन डाल रहा है वो डेटा, क्या वो डेटा ऑथेंटिक है या नहीं, किसी को नहीं पता. ठीक है, सिमिलरली इज योर कैटलॉग. सो कैटलॉग में डेटा तो होता है, बट यू डोंट नो हु इज ऑथराइजिंग दैट डेटा. इज दैट डेटा अप टू डेट और करेक्ट और नॉट? तो वो इन्फॉर्मेशन आपको टर्शरी सोर्स से नहीं मिल पाती. ठीक है, मूविंग फर्दर, वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम. तो रिसर्च प्रॉब्लम में आप ऑब्जेक्टिव्स भी डिसाइड करते हो ना कि क्या काम करने वाले हो आप. तो उसमें यू विल आइडेंटिफाई योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस क्या होता है? एम इज बेसिकली व्हाट यू आर डिजायरिंग टू डू, या क्या इंटेंशन रहेगा. ठीक है, एंड इट इज़ नॉट सो स्पेसिफिक कि कितने टाइम में करोगे, कैसे मेजर करोगे, ये सब डिटेल नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ that's my general aim that I want to develop a new product with a novel technology, which means कि कुछ exotic बड़ा अच्छा नया सा प्रोडक्ट मैं बनाने वाली हूँ. बट क्या प्रोडक्ट है, क्या एनालिसिस उसमें मैं करूँगी, क्या मैं उसका क्लिनिकल ट्रायल करूँगी या नहीं, किसके लिए बना रही हूँ प्रोडक्ट, ये सारी स्पेसिफिक डिटेल्स मुझे कहाँ मिलेगी? जब मैं अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाऊंगी. सो एम कैन बी वन और टू. जस्ट अ मिनट. Aim can be one or two, but objectives have to be multiple. Then they have to be specific also, and then they have to be measurable also. हाँ जी, बताओ. मैम बेसिकली जो ये एम है, इसका मतलब तो यही है ना, जो हमारा टारगेट है, हम्म. तो मतलब हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं. हाँ. और ऑब्जेक्टिव्स मैम वो है जो हमने रिसर्च के टाइम स्टेप्स करने हैं कि हमने क्या क्या कैसे कैसे करना है. नहीं नहीं, नॉट द स्टेप्स. ओके. नॉट द स्टेप्स. ऑब्जेक्टिव्स आपको बताएगा कि आपने आपने एम कहा कि मेरा टारगेट क्या है. ठीक है, अब उस टारगेट को अचीव कैसे करना है, मैं
क्या मेथड्स यूज करूंगी अचीव करने के लिए, या उसको मेजर कैसे करूंगी और कितने टाइम में करूंगी, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और रिसर्च मेथडोलॉजी में फर्क होता है। ओके, रिसर्च मेथडोलॉजी होता है स्टेप बाय स्टेप बताना कि मैं क्या करूंगी। ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट गोइंग टू बी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ओके दे मैम। विल टेल यू व्हाट स्टेप्स यू हैव टू फॉलो, लेकिन किस ऑर्डर में वो आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं वो ऑब्जेक्टिव नहीं बताएगा। गॉट इट? यस मैम। राइट, आगे चलते हैं। सिलेक्टिंग द राइट टाइप ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करके चलो। साइज मैनेजेबल होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग अ मास्टर्स रिसर्च, तो मास्टर्स की रिसर्च में आप बहुत ब्रॉड टॉपिक नहीं ले सकते। ठीक है, आपको छोटा टॉपिक लेना है ताकि विद इन अ कंसिडरेट टाइम फ्रेम वो खत्म हो सके। ठीक है, आपने बहुत बड़ा सैंपल साइज ले लिया 1200 लोगों का, उसका तो कलेक्ट करने में ही डेटा आपको साल 2 साल लग जाएंगे और उतना टाइम ही नहीं होता मास्टर्स की थीसिस के लिए, राइट? बट दैट कैन बी डन फॉर अ पीएचडी लेवल थीसिस या कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट है। तो साइज आपने मैनेज करना है कि आप क्या लेने वाले हो। देन डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली। तो कॉन्सेप्ट को क्लियरली डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, हमारी ऑपरेशनल डेफिनेशंस। याद है व्हाट आर ऑपरेशनल डेफिनेशंस? क्या होती है ऑपरेशनल डेफिनेशन? एडोलेसेंट वाला एग्जाम्पल याद है? मैम शायद जो रिसर्चर स्पेसिफिकली अपने रिसर्च प्रोग्राम में डिज़ाइन करता है डेफिनेशन, वो करेक्ट, ज़रूरी नहीं है जनरलाइज होगी। करेक्ट, करेक्ट। नॉट अ जनरलाइज स्टेटमेंट, बट एक रिसर्चर अपने रिसर्च में उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को कैसे कंसिडर कर रहा है, कैसे डिफाइन कर रहा है, एंड हाउ दे आर गोइंग टू मेजर, दैट इज बेसिकली योर ऑपरेशनल डेफिनेशन, राइट? अब रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड करते टाइम आपने ये भी देखना है कि आपका स्किल सेट कैसा है। ओके, रेलेवेंस कितनी है उस रिसर्च की, डेटा अवेलेबल है या नहीं है फॉर लिटरेचर रिव्यू एंड ऑल्सो फॉर your first hand collection of data, and you also have to consider ethics while picking up your research problem. ठीक है, then comes concept, variable and indicators. पहले हमने समझा था कि concept, construct और variable क्या होता है। ठीक है, तो हमने कहा था कॉन्सेप्ट तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है या फिनोमिनन है जिसको हम स्टडी करते हैं। ओके, अब कॉन्सेप्ट को हमें critically define करना पड़ता है with an operational definition that will become a construct। ठीक है, अब construct को measure करने के लिए मेरे पास क्या आता है, variable, right? अब that variable is basically going to measure those abstract constructs। ठीक है, आपने operational definition तो दे दी, अब इसको measure करने के लिए you will have a variable, right? अब variables के लिए भी further to quantify the variables also you have indicators। okay, variables are also measurable and variables को further measure करने के लिए you have indicators। for example, concept है मेरा educational achievement। ठीक है, उस एजुकेशनल अचीवमेंट को मैंने डिफाइन किया कि मेरी रिसर्च में व्हाट डू आई मीन बाय एजुकेशनल अचीवमेंट, दैट बिकम्स अ कंस्ट्रक्ट। देन मैं कंस्ट्रक्ट को या कॉन्सेप्ट को मेजर करने के लिए आई हैव अ वेरिएबल, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस को मैं डायरेक्टली तो मेजर नहीं कर सकती ना, हाउ विल आई कम टू यू एंड आस्क कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है? मुझे मल्टीपल इंडिकेटर्स से पता चलेगा। फॉर एग्जांपल आपके रिपोर्ट कार्ड से, आपकी अटेंडेंस से, आपके इंटरनल मार्क्स से, राइट? तो परफॉर्मेंस को भी मेजर किया जा सकता है, पर उसको फर्दर मेजर करने के लिए आपको इंडिकेटर्स की ज़रूरत है। दे आर कॉल्ड क्वांटिफाइंग ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, सो इंडिकेटर्स आर अ वे ऑफ मेजरिंग वेरिएबल्स। ये क्लियर हो गई टर्म्स? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट वेरिएबल्स, अब मैं कह रही हूँ वेरिएबल्स को मैं मेजर कर सकती हूँ, ठीक है, बट आई ऑल्सो से दैट नॉट ऑल वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी होते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी होते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव तो ये होते हैं जिनमें नंबर्स इन्वॉल्व हो, जैसे मैं कहती हूँ हाइट एक वेरिएबल है, अब हाइट को मैं मेजर कर सकती हूँ, डिस्टेंस को, नंबर ऑफ आइटम्स को मैं मेजर कर सकती हूँ।
लेकिन इफ आई टॉक अबाउट क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव के लिए मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल आई से आई कलर और द डॉग्स ब्रीड, राइट? तो ये मेरे लिए क्वालिटेटिव वेरिएबल है. ये मेरे कॉन्सेप्ट को तो डिफाइन कर सकते हैं, ये मेरे कॉन्सेप्ट को भी मेजर कर सकते हैं, या फिर जो कंस्ट्रक्ट में ले रही हूँ, ऑपरेशनल डेफिनेशन में ले रही हूँ, उसको मेजर कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यूज. वो होते हैं मेरे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स. ठीक है, अब ये टाइप्स को मैं समझाती हूँ. माइक प्लीज म्यूट करो जिसका ऑन है. अब क्वांटिटेटिव में, जिसको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, I can have discrete and continuous variable. For example, discrete का क्या मतलब होता है? जिसको आप एक whole number दे सकते हो. For example, I say number of family members. मैं सर्वे कंडक्ट कर रही हूँ, मैं लोगों से पूछ रही हूँ उनकी फैमिली मेंबर्स कितने हैं. So I can say 3 members, 4 members, 5 members, 6 members. Can I say 4.5 members? बोल सकती हूँ? नो मैम. No. क्या मैं बोल सकती हूँ 2.5 बच्चे हैं घर में? नो. नो, आई विल हैव टू गिव इट अ होल नंबर ओनली. उसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट. ठीक है, फिर आता है मेरे पास कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस वो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में डिफाइन कर सकते हो. जैसे मैं बोलूँ किसी का वेट है, तो वेट को मैं बोल सकती हूँ ना, द वेट इज 60.25. लिख सकती हूँ ना ऐसे? यस मैम. यस. सो जिनको मैं डेसिमल्स में या फ्रैक्शंस में डिफाइन कर सकती हूँ, वो मेरे कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं. जिनको मैं सिर्फ एक होल नंबर दे सकती हूँ, वो मेरे डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, अब ऐसे ही हम क्वालिटेटिव को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. क्वालिटेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड अ कैटेगोरियल वेरिएबल. हम क्यों बोलते हैं कैटेगोरियल? क्योंकि ये सिर्फ कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं. ठीक है, अब इसमें हमारे पास आता है नॉमिनल एंड ऑर्डिनल. नॉमिनल क्या होता है? जिसको आप सिर्फ एक कैटेगरी दे सकते हो, बट यू कैन नॉट अरेंज इट और रैंक इट. जैसे इफ आई से डॉग्स ब्रीड, तो मेरे पास 4-5 डॉग्स के ब्रीड का नाम लिखा हुआ है. ठीक है, मैं कह सकती हूँ वन डॉग इज सुपीरियर टू द अदर डॉग. कैन आई से दैट? यस मैम. क्यों कह सकती हूँ? ऑन व्हाट बेसिस? मैम आप नॉमिनल की बात कर रहे हो, हाँ जी, इसमें नहीं कह सकते मैम. नहीं कह सकते है ना. अच्छा, इफ आई से जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, अब इसमें से क्या मैं इसको रैंक कर सकती हूँ? विच कम्स फर्स्ट, विच कम्स सेकेंड, विच कम्स थर्ड? नो मैम. नो. इफ आई टॉक अबाउट आई कलर, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का ग्रे है, कैन आई रैंक इट? रैंक कर सकती हूँ क्या मैं इसको? नो. नो मैम. नहीं कर सकती. सो ऐसे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जिनको मैं कैटेगरी तो दे सकती हूँ, लेकिन उनको मैं रैंक नहीं कर सकती, वो होते हैं मेरे नॉमिनल वेरिएबल्स. ये समझ में आया सबको? यस मैम. यस, ओके. लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डिनल. ऑर्डिनल में क्या है? मैं उसको रैंक तो, कैटेगरी तो दे सकती हूँ, साथ के साथ मैं उसको रैंक भी कर सकती हूँ, यानी उसको मैं ऑर्डर में भी डाल सकती हूँ. तभी उसका नाम है ऑर्डिनल, बिकॉज यू कैन पुट इट इनटू ऑर्डर. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ग्रेड ए, बी, सी, डी. जैसे बच्चों को स्कूल में ग्रेड मिलते हैं ए, बी, सी, डी. तो अब इसको मैं अरेंज कर सकती हूँ ना, कि ए ग्रेड इज सुपीरियर टू बी, बी इज सुपीरियर टू सी एंड सी इज सुपीरियर टू डी. कैन आई अरेंज इट इनटू ऑर्डर? यस मैम. यस, राइट. तो मैंने कैटेगरीज तो डिवाइड कर दी, साथ के साथ मैंने कहा कि मैं इसको अरेंज भी कर सकती हूँ. ओके, कैन यू गिव मी एनी अदर एग्जाम्पल फॉर ऑर्डिनल वेरिएबल जिसको आप कैटेगरी भी दे सकते हो और साथ के साथ अरेंज भी कर सकते हो? मैम जैसे 2 ईयर का चाइल्ड है, उसके बाद 4 ईयर का, उसके बाद 6 ईयर का, तो क्या हम है ये इसको भी 2 ईयर का, 4 ईयर, 6 ईयर, क्या मैम चीज़ है? चाइल्ड जैसे
अच्छा, एज ऑफ द चाइल्ड यू आर एज सेइंग. ऑफ द चाइल्ड, यस मैम. ओके, व्हाट एल्स? बट एज तो एक नंबर हो गया ना. एज तो एक नंबर हो गया ना. मैं ये जरूर कह सकती हूँ दैट अ चाइल्ड इज इन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3. इसको अरेंज कर सकती हूँ. बट अगर मैंने एज की बात कर दी, एज तो एक नंबर है, वो क्वांटिटेटिव में चला जाएगा. वो क्वांटिटेटिव में. यस ठीक है. मैम. मैम ऐसे तो फिर ब्लड ग्रुप भी हो सकता है मैम. ओके, ब्लड ग्रुप मुझे बताओ, नॉमिनल है या ऑर्डिनल है? ऑर्डिनल. वाई? नहीं सॉरी, नॉमिनल में. नॉमिनल है ना. हाँ. ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव. मैं कैसे अरेंज कर सकती हूँ दैट वन इज सुपीरियर टू द अदर? यस मैम. नहीं कर सकती ना. नहीं. तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ मेरे लिए? नॉमिनल स्केल. गॉट इट? यस मैम. ठीक है. ओके, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हाई इकोनॉमिक ग्रुप, मिडिल इकोनॉमिक ग्रुप, लो इकोनॉमिक ग्रुप. क्या ये नॉमिनल है या ऑर्डिनल है? ऑर्डिनल. वाई? वाई? मैम इसमें अरेंज कर रहे हैं, हाई और लो की बात हो रही है मैम, मीडियम की बात हो करेक्ट, रही है. करेक्ट. कैटेगरीज भी डिवाइड कर दी. प्लस ये भी पॉसिबल है कि मैं बोलूँ हायर इनकम ग्रुप इज सुपीरियर देन द मिडिल, देन सुपीरियर देन द लो इनकम ग्रुप. ठीक है. हेयर कलर, नॉमिनल और ऑर्डिनल? नॉमिनल. नॉमिनल. वाई? मैम क्योंकि इसमें हम कुछ भी इसको मतलब रैंक नहीं कर सकते मैम. ठीक है, रैंक नहीं कर सकते. ब्लैक है, ब्लॉन्ड है, कोई भी हेयर कलर है, वी कैन नॉट से वन इज सुपीरियर टू द अदर. ठीक है. देन hierarchy in an organization, we have the principal, vice principal, faculty and so on. Or nominal या ordinal? ऑर्डिनल. ऑर्डिनल. Ordinal. Why? You can rank it, right? Caste? यस मैम. Caste nominal or ordinal? मैम ऑर्डिनल. ऑर्डिनल. Ordinal. Why? मैम उसमें हम इसको रैंक कर सकते हैं, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, जर्नल. अच्छा, so how would you put it into order? जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है. ऑर्डर में पुट करना है इसको. मैम एसटी, एससी और उसके बाद ओबीसी, जर्नल. ये किस तरीके से आपने अरेंज किया है इसको? मैम मैंने तो ऐसे ही किया है. अगर मैं जेंडर को अरेंज नहीं कर सकती, अगर मैं कहती हूँ आई के नॉट से मेल इज सुपीरियर टू फीमेल और फीमेल इज सुपीरियर टू मेल, कह सकती हूँ मैं? नो मैम. तो कास्ट के लिए कैसे कह सकती हूँ? वे नॉमिनल में ही आएगा. बिल्कुल. समझ आया यस मैम. एवरीवन? यस मैम. यस. ठीक है. सो ये आपका वेरिएबल्स का फर्स्ट डिवीजन है. ठीक है. आप क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ले सकते हो वेरिएबल्स को, और फर्दर क्वालिटेटिव में इट कैन बी नॉमिनल, ऑर्डिनल, एंड क्वांटिटेटिव को अगर आप मेजर करते हो इट कैन बी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस. ठीक है. देन सेकेंड डिविजन ऑफ द वेरिएबल्स इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट? अब कब से मैं आई एम यूजिंग दोज टर्म्स कि हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच का रिलेशन निकालेंगे, बट ये होते क्या है? इंडिपेंडेंट वो है विच इज़ अ स्टैंड अलोन वेरिएबल, इसको किसी और फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. लेकिन डिपेंडेंट वो है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा. ओके. इट इज इम्पैक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बात करूं बच्चों के ग्रेड्स की, तो ग्रेड ऑफ अ चाइल्ड विल बी डिपेंडेंट अपॉन वो कितना सो रहे हैं, उनकी डाइट कैसी है, वो कितने स्टडी आवर्स दे पा रहे हैं, वो कितने टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं. ये सारे हो गए independent variables which is
impacting a dependent variable which is grade. ठीक है, अब इंडिपेंडेंट कौन से हुए? जैसे डाइट है, तो डाइट का इम्पैक्ट मैं देख रही हूँ ऑन द ग्रेड, तो डाइट इंडिपेंडेंट हो गया, ग्रेड पे इम्पैक्ट देख रही हूँ तो वो डिपेंडेंट हो गया। समझ आया? मैम ये तो मैंने कल वो रिकॉर्डिंग में सुना था, उसमें हिमालय ने इसका एग्जाम्पल बताया हुआ था कि मैंने कॉफी पी तो वो इंडिपेंडेंट हो गया, और कॉफी जो मैंने पी है वो डिपेंडेंट, कुछ ऐसा ही बता रही थी वो। आप एक बार वो प्लीज बता दोगे मुझे दोबारा से कि वो कैसा एग्जाम्पल था? अब वो एग्जाम्पल एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, बट हम लोग इसका एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। इफ आई से नंबर ऑफ cups of coffee that I am taking, ठीक है, ये मेरे प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्पैक्ट करता है? ठीक है, तो कॉफी के मैं कितने भी कप्स ले रही हूँ दैट इज इंडिपेंडेंट, बट इट इज इम्पैक्टिंग व्हाट माय आउटपुट इज और व्हाट माय प्रोडक्टिविटी इज। ठीक है, तो कॉफी हो गया इंडिपेंडेंट, प्रोडक्टिविटी हो गया डिपेंडेंट, क्योंकि प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है कि मैं कितनी कॉफी पी रही हूँ। समझ आया? यस मैम। यस, ऐसे ही एग्जाम्पल बनाओ कोई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, सोचो एग्जाम्पल। मर्सी, एग्जाम्पल बताओ कोई। Ma'am, I don't know. अरे दैट्स नॉट एन आंसर, कुछ तो सोचो। थिंक ऑफ एनी एग्जाम्पल। ओके, व्हाट ड्रेस यू आर वेयरिंग टुडे, ये किस पे डिपेंड करेगा? ओकेजन। ओकेजन, वेदर, ठीक है, या फिर फैशन। फैशन, करेक्ट। तो इसमें ड्रेस डिपेंडेंट है या ओकेजन, वेदर, फैशन डिपेंडेंट है? ओकेजन, वेदर और फैशन। इज डिपेंडेंट? यस मैम। दिस इज डिपेंडेंट। इट इज इंडिपेंडेंट। ड्रेस डिपेंडेंट है ना, आप क्या ड्रेस पहनोगे वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंडेंट। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो दैट डिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज, सॉरी इज द इफेक्ट, एंड दिस इज द कॉज, ये कारण है। किसी ओकेजन की वजह से मैंने कोई ड्रेस पहनी, तो कारण क्या है? ओकेजन, तो ओकेजन मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। ओके मैम। ठीक है, मर्सी क्लियर है? Yes, ma'am. यस, ओके। मूविंग फर्दर, another category of variables is intervening and moderating variables. Intervening कौन सा होता है? It is a theoretical variable used to explain a cause or connection between the study variables. ठीक है, for example, access to health care. अब किसी को हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलेगी या नहीं मिलेगी? ठीक है, इफ वेल्थ इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी वेल्थ मेरा क्या है? कॉज है, and long lifespan is the effect or a dependent variable, a researcher might
hypothesize that access to quality healthcare is the intervening variable. यानी वेल्थ की वजह से लॉन्ग लाइफ स्पैन क्यों है? क्योंकि ज्यादा पैसे वालों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल जाती हैं. ठीक है, तो दैट इंटरकनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट इज कॉल्ड इंटरवीनिंग वेरिएबल. क्लियर हुआ? यस मैम. यस. मैम जो मतलब कि इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन रखती है चीज. करेक्ट. जो कॉज एंड इफेक्ट के बीच को कनेक्ट कर रहा है दैट इज इंटरवीनिंग वेरिएबल. जो आपने ये भी एग्जांपल अल्कोहल और लीवर डैमेज का. करेक्ट. अल्कोहल लिवर डैमेज करता है ना? अब ये डायरेक्टली डैमेज नहीं करता. देर आर अदर इंटरवीनिंग वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल. फ्रीक्वेंसी, एज. करेक्ट. कितनी बार पी रही हूँ, एज क्या है पर्सन की, उसकी और मेडिकल कंडीशंस क्या है, उससे भी इम्पैक्ट होगा कि लिवर डैमेज हो रहा है या नहीं. सो अदर फैक्टर्स दैट आर connecting your independent to dependent variable, they are called intervening variables. Got it? यस मैम. मैम Yes. इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? ऐसे ही आएगा? हाँ, या तो आपको डेफिनेशन से पूछ लेंगे कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, या फिर एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि ये पूरी सिचुएशन है, इसमें से डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, इंटरवीनिंग वेरिएबल कौन है. ओके मैम. ठीक है. ऐसे ही आता है हमारे पास मॉडरेटिंग वेरिएबल. ना अगर ये अल्कोहल एंड लिवर डैमेज का एग्जांपल लेती हूँ मैं, ठीक है, या फिर इफ आई से एज विद बॉडी वेट. ओके, इफ आई से जैसे जैसे एज बढ़ती है पर्सन का बॉडी वेट बढ़ रहा है. ओके, अब इसको मॉडरेट करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि वो कितनी एक्सरसाइज कर रहा है, कि वो डाइट कैसी ले रहा है. तो अगर एक्सरसाइज ज़्यादा करेगा तो ये नहीं होगा ना, बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा. डाइट अच्छी लेगा तो बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा. ठीक है. तो जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो कनेक्शन है उसको स्ट्रेंथन या वीक किया जा सकता है बाय द इंटरवीनिंग वेरिएबल, दैट्स कॉल्ड अ मॉडरेटिंग वेरिएबल. अब यहाँ पे एक्सरसाइज और डाइट है इंटरवीनिंग, बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, पर मैं इसको चेंज कर सकती हूँ ना. आई कैन चेंज व्हाट द पर्सन इज टेकिंग इन डाइट, आई कैन चेंज हाउ मच दैट पर्सन इज एक्सरसाइजिंग. राइट. तो ऐसे इंटरवेनिंग वेरिएबल जिनको मैं स्ट्रेंथन या वीक कर सकती हूँ ताकि उसका इफेक्ट चेंज हो सके, दैट्स कॉल्ड अ मॉडरेटिंग वेरिएबल. तभी मैंने इसको मॉडरेटिंग बोला क्योंकि मैं इसको मॉडरेट कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ, मेरे हाथ में है वो चीज. गॉट इट? यस मैम. यस. दीपांशा, मर्सी, क्लियर है? यस मैम. यस. ओके. मूविंग फर्दर, एक्सट्रेनियस एंड कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स. एक्सट्रेनियस कौन से होते हैं? Factors that affect the dependent variable but that the researcher did not originally consider when designing the experiment. For example, I was seeing कि प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी बिकॉज ऑफ अ सीड वेराइटी, लेकिन मैं बाकी फैक्टर्स को कंसिडर करना भूल गई या फिर उन फैक्टर्स को मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कितना मैं वाटर दे रही हूँ, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. दीज आर ऑल दी एक्सट्रेनियस वेरिएबल जिनको मैंने ओरिजिनली कंसिडर नहीं किया वाइल डिजाइनिंग माय एक्सपेरिमेंट. ठीक है. ऐसे ही पेरेंटल सपोर्ट, prior knowledge of a foreign language और socio-economic status. These are all the extraneous variables जो influence करेंगे whether a private tutoring or online courses are effective for a student or not. ठीक है. अब private tutoring मैंने हर बच्चे को दी, ठीक है, लेकिन नहीं, मैंने सजेस्ट किया कि सब लोग प्राइवेट ट्यूटरिंग लो, ठीक है, और आधे बच्चों को मैंने बोला कि आप ऑनलाइन ट्यूशंस या ऑनलाइन कोर्स से अपना सिलेबस कंप्लीट करो. तो दिस माइट वेरी बिकॉज हो सकता है प्राइवेट ट्यूटरिंग वॉज बेटर लेकिन पेरेंट्स नहीं पढ़ने दे रहे, या फिर बच्चे की प्रायरली नॉलेज ऑलरेडी अच्छी थी, राइट.
तो मुझे इम्पैक्ट सही से पता ही नहीं चला कि प्राइवेट ट्यूटरिंग वॉज बेटर और ऑनलाइन कोर्सेज वॉज बेटर। ओके, तो वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जिनको मैंने ओरिजिनली नहीं कंसिडर किया, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स. Then we have confounding the extra variables that the researcher did not account for, and वो वेरिएबल के इफेक्ट को गलत भी शो कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं देखना चाहती हूँ कि दिन में बच्चे कितनी बार खाते हैं. ओके, बट जब भी मैं आ रही हूँ उनको टेस्ट करने के लिए, उन्होंने थोड़ी देर पहले ही लंच किया होता है. तो ऑब्वियसली व्हेन द चाइल्ड इज ऑलरेडी हैड द लंच, तो वो 4 बजे 5 बजे नहीं खाएगा. ठीक है, या लंच उसका लेट हो रहा है तो वो 4 5 6 बजे नहीं खाएगा. तो मुझे ऐसा लगेगा कि बच्चे इवनिंग स्नैक ही नहीं ले रहे. ओके, तो एक फैक्टर की वजह से, या कोई ऐसा फैक्टर विच इज एन एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकिन वो मेरे आउटकम को इम्पैक्ट कर रहा है, दैट्स कॉल्ड अ कन्फाउंडिंग वेरिएबल. ओके, क्लियर है? Yes, ma'am. यस, मर्सी, सरोज, क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Then we have control and composite variables. कंट्रोल वेरिएबल्स क्या है? जिनको आप स्टडी में चेंज नहीं करते, जिसको हम पहले क्या बोल रहे थे? कंट्रोल ग्रुप. ठीक है, तो ये वही कंट्रोल वेरिएबल है which are remaining constant and you are not changing during the study. Then we have a composite variable. Composite variable मल्टीपल वेरिएबल्स या इंडिकेटर्स को कंबाइन करके बनते हैं. अगर मैं चेक करना चाहती हूँ हाउ इंटेलिजेंट अ पर्सन इज, तो इंटेलिजेंस एक ही चीज से तो मेजर नहीं होगी ना. सिर्फ ग्रेड से मेजर नहीं कर सकते आप इंटेलिजेंस को. उसके अलावा बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, बच्चा कितना रिस्पॉन्स दे रहा है, उसकी मेमोरी कैसी है. तो एक ही वेरिएबल फर्दर मल्टीपल वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, दैट्स कॉल्ड अ कॉम्पोजिट वेरिएबल. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट हेल्थ ऑफ अ पर्सन, तो हेल्थ सिर्फ उसके बीएमआई से मेजर नहीं होगी ना, कि उसका कितना वेट है, उसकी हाइट कैसी है, उससे मेजर नहीं होगा. की ऑल्सो डाइट करेक्ट, उसकी डाइट कैसी है, उसका एक्सरसाइज स्केड्यूल कैसा है. ठीक है, और कितनी हेल्थ जल्दी, चेकअप हाँ, हेल्थ चेकअप, उसके ब्लड टेस्ट कैसे हैं, उसकी इम्यूनिटी कैसी है, जेनेटिक्स कैसे हैं. ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर करके ही मुझे ओवरऑल हेल्थ पता चलेगी. ठीक है, सो एक वेरिएबल जो मल्टीपल वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, दैट्स कॉल्ड अ कॉम्पोजिट वेरिएबल. क्लियर हो गया ये? मैम प्लीज एक बारी कंट्रोल वेरिएबल समझाना, मुझे आया नहीं समझ. कंट्रोल वेरिएबल या कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसको हम अपनी स्टडी में चेंज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, मैं देखना चाहती हूँ कि एक प्लांट ग्रोथ पे डिफरेंट वाटर का क्या चेंज होता है, कि मैं एक को 10% वाटर दे रही हूँ दिन में 2 बार, दूसरे को 20% वाटर दे रही हूँ दिन में 2 बार, बट आई एम मेकिंग श्योर कि मेरी सीड वेराइटी सेम है. ठीक है, तो ये सीड वेराइटी जो या सीड्स मैं यूज कर रही हूँ, दैट इज रिमेनिंग कांस्टेंट, सो दैट्स अ कंट्रोल वेरिएबल फॉर मी. इसको मैं, जिस चीज को आप कांस्टेंट रखोगे, सेम रखोगे, दैट्स कॉल्ड अ कंट्रोल वेरिएबल. ओके मैम. ओके, क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, यस, ma'am. ठीक है. ओके, लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे. ओके, ये हम आगे करते हैं कल. ठीक है, हम लोग आगे करेंगे कि कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स को हम लोग कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स वो हैं जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं, पर वो इम्पैक्ट करेंगे आपके रिजल्ट्स को. ठीक है, तो हमें उसको कंट्रोल करना आना चाहिए. उसके अलावा वी विल टॉक अबाउट two more categories of variables. One is active and attribute, the other one is categorical and continuous. ठीक है, and further we will talk about the levels of measurement. तो ये सब हम करेंगे कल. बताओ, यहाँ तक क्लियर है?